अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और ये जो छुट्टियां हैं इसको फ्रूटफुल बना रहे होंगे, लेक्चर भी सुन रहे होंगे, किताबें भी देख रहे होंगे और मेरे जो है वो लेक्चर उनको भी आप जो है वो देख रहे होंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेल साइकिल की और सेल साइकिल में हम लोग बात कर चुके हैं इंटरफेस की, माइटोसिस की और मियोसिस की। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने उसमें मियोटिक डिवीजन देख ली है कि मियोसिस 1 क्या होती है, उसको रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, उसमें कौन कौन सब स्टेजेस होती हैं और सारी चीज़ें बात हम लोग कर चुके हैं। आज मैं आपसे इस लेक्चर में जो बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा मियोसिस 2 की और मियोसिस 2 के साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा मियोसिस की सिग्निफिकेंस की और फिर हम इसको मियोसिस के टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, जब हम मियोसिस 2 की बात करते हैं तो मियोसिस 2 में मैं आपके साथ सिर्फ यहाँ पर डायग्राम बना के जो है वो सारी स्टेजेस शेयर करूँगा, क्योंकि मियोसिस 2 को माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। अब आपने बात याद रखनी है कि मियोसिस 2 को माइटोटिक डिवीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। तो अगर आपने माइटोसिस अच्छी की हुई है तो आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइटोटिक डिवीजन, तो उसमें नया कुछ भी नहीं है। ऑल्सो कॉल्ड माइटोटिक डिवीजन। हमने बात की थी मियोसिस वाले पहले लेक्चर में कि हमने मियोसिस 2 को भी 4 सब स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेजेस। उनमें से जो पहले हमारे पास है इट्स कॉल्ड प्रोफेज 2। अब आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पर जो सेल आ रहा है वो सेल हमारे पास इंटरफेस से होता हुआ आ रहा है और डीएनए रेप्लिकेट करके नहीं आ रहा, क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान में जो इंटरफेस है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। ये बात हमने डिस्कस की थी और हमने वजह भी डिस्कस की थी ऐसा क्यों होता है। तो जब हम प्रोफेज 2 को देखते हैं तो ये हमारे पास एक सेल है जो कि हमारे पास इंटरफेस से आया है और इसके अंदर आपको याद होगा हमने एक अपना क्रोमोसोम बना रखा था जो कि क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम था और ये इस तरह से मौजूद था और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है और ये आपको आपके सेंट्रियोल भी नज़र आ रहे हैं। अब आपको अच्छी तरह याद होगा कि जो माइटोसिस की जो प्रोफेस थी उसमें क्या होता था, वही सारे इवेंट हमने यहाँ अप्लाई करना है। यानी हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपीयर करना है, हमने स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करनी है और हमने क्रोमोसोम को पेरिफेरी में मूव करना है। तो आइए इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो जब प्रोफेज 2 ख़त्म होगी तो प्रोफेज 2 में हमें जो सेल्स हैं वो इस तरह से नज़र आ रहे होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेज 2 और ये अभी हमारा सेल इंटरफेस के अंदर था। तो ये हमारी प्रोफेज 2 है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई। ये जनाब अली आपके सेंट्रियोल्स, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गई और ये आपका क्रोमोसोम सेल की पेरिफेरी में कहीं पर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेटाफेज 2 और मेटाफेज 2 यहाँ पर बिल्कुल माइटोसिस की मेटाफेज की जैसे होगी। तो उसमें क्या होगा आपको याद होगा, उसमें क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते थे। तो ये क्रोमोसोम जनाब इक्वेटर पे अरेंज हो गया और उसमें आपको याद होगा कि जो स्पिंडल फाइबर थे वो आकर सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम से अटैच हो जाते थे। तो ये स्पिंडल फाइबर, और देखें अब चूंकि ये बिल्कुल माइटोसिस जैसी है तो एक सेंट्रियोल के एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों पोल्स के स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो रहे हैं। फ़र्क अभी आपको समझ आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं और बात करते हैं एनाफेज 2 की। एनाफेज 2 आपको याद होगा कि जो माइटोसिस की एनाफेज थी, नाउ दिस इज द मेटाफेज 2। नाउ दैट वाज द मेटाफेज 2। उसके बाद आपको याद होगा एनाफेज 2 के अंदर क्या हो रहा था। एनाफेज 2 के अंदर स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो क्रोमोसोम है वो अपने क्रोमेटिड्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा और अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये एक क्रोमेटिड मूव करता हुआ इधर चला गया और ये दूसरा क्रोमेटिड मूव करता हुआ इधर आ गया। ऐसे ही उसके बाद आपको पता है क्या होगा, उसके बाद टेलोफेज 2 होगी और टेलोफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस वाली टेलोफेज होगी। यानी उसमें क्या होगा कि एक सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्रोमेटिन है
यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि अब यहाँ पर सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 2 कलर से इस जगह पर और जगह 1 कलर से बनाया, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस्ड ओवर क्रोमेटिड आया और यहाँ पर नॉन क्रॉस्ड ओवर क्रोमेटिड आया। सेंट्रियोल्स हमारे स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाएंगे। न्यूक्लियस हमारे वापस आ जाएंगे और एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको मालूम है कि इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस से एक सेल 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने आपसे डिस्कशन की, ये तो आप देख रहे हैं कि मैंने सारी की सारी डिस्कशन आपसे एक सेल की है। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर के आखिर में हमने एक सेल से 2 सेल बनाए थे। तो जब 2 सेल 2 दफ़ा डिवाइड होंगे तो उससे 4 सेल जो है वो वजूद में आ जाएंगे। और आपको पता होगा कि वो चारों सेल जो होंगे वो थोड़े से अपने पेरेंट से डिफरेंट होंगे। तो इस तरह मियोसिस 2 होती है। तो आपने याद रखना है, अगर आपको माइटोसिस आती है तो आपको इवन मियोसिस 2 पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वो बिल्कुल माइटोसिस वाले इवेंट्स को जो है वो फॉलो करती है। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें मियोसिस के एडवांटेजेस की बात करनी है। तो आइए हम ज़रा मियोसिस के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं और फिर आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो एडवांटेज आपको पता लग गया कि रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। एक तो ये जो हमारे क्रोमोसोम नंबर है उसको हाफ कर देती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये पॉइंट मेक श्योर करता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारा क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो ये इंश्योर करता है रीस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीशीज। से फॉर एग्जाम्पल हम इंसानों की बात कर लेते हैं। हमारा जो सोमेटिक सेल है, लेट्स सपोज ये हमारा सोमेटिक सेल है। हमारे सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है 23 पेयर्स होते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम जब हम डेवलप हो रहे थे, जब हमारी फर्टिलाइजेशन हुई होगी, ज़ायगोट बना होगा, तब एक ओवम जो मदर की तरफ से आया उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, ओरिजिनल नंबर से हाफ होंगे, मियोसिस से हाफ के होंगे। और एक स्पर्म जो फादर की साइड से आया होगा 23 क्रोमोसोम उसके अंदर होंगे। तो जब ये स्पर्म और ये ओवम आपस में फ्यूज़ हुए तो इनकी फ्यूजन नती में 23 आपस में मिले एंड आंसर अगेन बिकम्स 46। तो ये मेक श्योर करता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर है किसी भी स्पीशी का, जो यहाँ इंसानों में 46 है, वो रिस्टोर होता रहे। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। नंबर 2, हमने देखा था मियोसिस 1 के अंदर जब हम पढ़ रहे थे प्रोफेज 1, तो हमने वहाँ एक प्रोसेस देखा था क्रॉसिंग ओवर का, जिसने जेनेटिक मेकअप क्रोमोसोम का थोड़ा सा चेंज किया था, ऑल्टर किया था। आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर ही मैंने थोड़ा सा चेंज करके बनाया हुआ है। तो जेनेटिक वेरिएशन मियोसिस का जो है वो खासा है। तो इट प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस। और आपको पता है कि जेनेटिक वेरिएशन इस बात को मेक श्योर करते हैं कि हम अपनी इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकें, है ना। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अपने ध्यान में रखना है वो ये है कि साइंटिस्ट इस बात में बिलीव करते हैं कि मियोसिस बेसिकली जब इवॉल्व हो रही होगी तो इट वॉज अ मेथड फॉर द करेक्शन ऑफ द एरर्स ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। तो इट इज कंसीडर्ड एज correction method to correct errors of replication of DNA। इसका क्या मतलब हुआ? आइए थोड़ा सा इसकी बस बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए होता क्या है, आपको याद है ज़ायगोटीन के अंदर क्या होता था? जी बिल्कुल,
ज़ाइगोटीन के अंदर आपने बिल्कुल सही गैस किया, ज़ाइगोटीन के अंदर होती थी सिनेप्सिस विच इज़ द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आपको याद है कि प्रोफेज 1 यानी मियोसिस 1 से पहले वाली जो इंटरफेस से सेल आया होगा तो उसके पास डीएनए रेप्लिकेट होकर आया होगा, क्योंकि प्रोफेज 1 से पहले जो इंटरफेस होती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना। तो अब साइंटिस्ट इस बात में बिलीव करते हैं कि जब ये एक क्रोमोसोम, लेट सपोज ये एक क्रोमोसोम है और आपको मालूम है एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, जब ये पेयर करता होगा अपने होमोलोग से, अपने काउंटर पार्ट से, तो ये अपने काउंटर पार्ट से चेक करता होगा कि ये डीएनए जो ये रेप्लिकेट करके लाया है इंटरफेस से, उस डीएनए के अंदर कोई एरर तो नहीं, और अगर एरर होता है तो अपने काउंटर पार्ट को देख के वो उस एरर को सही कर लेता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डीएनए था जिसके पास स्ट्रैंड ये था, ये रेप्लिकेशन के बाद के पास क्या स्ट्रैंड था। अब ये जब इसने होमोलोग के साथ पेयर किया, तो जब इसने होमोलोग के साथ पेयर किया तो पता ही चला कि होमोलोग में पेयरिंग में असल जो सीक्वेंस था वो CG नहीं था, वो GC था। तो ये इस करेक्ट सीक्वेंस को देख के, ये करेक्ट सीक्वेंस है, अपने इस एरर को करेक्ट कर लेगा। तो ये इस जगह पर इसने इसको देख के अपनी करेक्शन की। तो जो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं वो इस बात में बिलीव करते हैं कि मियोसिस बेसिकली जब इवॉल्व हुई तो इट वाज अ मेथड जिसके ज़रिए डीएनए अपने रेप्लिकेशन के एरर्स को अपने काउंटर पार्ट के साथ खड़ा होकर चेक करता था, और जब चेक करता था तो उसमें कोई करेक्शन होती थी तो उस करेक्शन को जो है वो करेक्ट कर लिया करता था। तो ये भी एक एडवांटेज है जो मियोसिस का एडवांटेज है, मियोसिस में प्रोवाइड करती है। तो बेटा इसके साथ हमारा मियोसिस का टॉपिक जो है अपने अख्ताम को पहुंचा। अच्छा, एक चीज़ की जो बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, पहले मैं सोच रहा था उस पर एक अलग लेक्चर में बात करने, मगर उसके साथ हम इसी में बात कर लेते हैं। वो कुछ टर्म्स हैं क्रोमोसोम्स को लेके। से फॉर एग्जांपल एक टर्म बच्चों को बड़ा तंग करती है, मोनेड, एक टर्म होती है डायएड, और एक टर्म होती है टेट्राएड। देखिए याद कर लीजिए, जब आप पहले क्रोमोसोम का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखिए क्या है। हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होते हैं, उनमें 2 क्रोमेटिड होते हैं इस तरह से, और वो 2 क्रोमेटिड जो एक ही क्रोमोसोम को बनाते हैं उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये थोड़ा सा मुझसे गलत बन गया, ये इनका सेंट्रोमेर है। तो ये क्रोमोसोम जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, और यही आपका डायएड भी कहलाता है। सही हो गया। अब आपको याद है जब एनाफेज होती है माइटोसिस की, या हमारे पास होती है एनाफेज 2, तो उसमें सेंट्रोमेर 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और जब कंस्ट्रिक्शन होती है तो ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये जब इधर आ जाएगा तो ये हमें ऐसे नज़र आ रहा होगा, और ये जब उधर चला जाएगा तो ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा मोनेड है। अच्छा, फिर टेट्राएड की जिन लोगों ने हमारा पहला लेक्चर देखा मियोसिस का, उनको तो खैर याद ही होगा कि जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आके खड़े हो जाते हैं ज़ाइगोटीन में, तो चूँकि वो बहुत ही बारीक होते हैं और उनके इंडिविजुअल क्रोमेटिड हमें नज़र नहीं आ रहे होते, तो हम इस चीज़ को नाम दे देते हैं बाइवेलेंट का। मगर जब पैकेटिंग में अपने ऊपर कॉइल अप करते हैं तो ये क्रोमोसोम हमें अलग अलग विजिबल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है 2 क्रोमोसोम एक साथ खड़े हुए हैं बिल्कुल बराबर। तो हमें ऐसा लगता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 4 क्रोमेटिड मौजूद हैं। हालांकि अब आप समझ रहे हैं ये 4 क्रोमेटिड नहीं है, ये 2 क्रोमोसोम के 2 अलग अलग क्रोमेटिड हैं इस तरह से, और इनके बीच में ये हमें कियास्मा भी नज़र आ रहा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा टेट्राएड है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे पूछे कि भाई आपको डायएड कहाँ मिलेंगे, तो मेटाफेज 1 में मिलते हैं, मेटाफेज 2 में मिलते हैं। कोई आपसे पूछे भाई मोनेड का आपको कहाँ मिलेंगे, माइटोसिस की एनाफेज में मिलते हैं, एनाफेज 2 में मिलते हैं।
टेट्रोइड आपको सिर्फ एक जगह मिलते हैं और वो है प्रोफेज 1, तो इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। दूसरा, बाइवेलेंट में और टेट्रोइड में सिर्फ विजिबिलिटी का फ़र्क होता है, ऐसा और कोई फ़र्क नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपके कॉन्सेप्ट को जो है वो इन्हेंस करने में हेल्प करेगी। मैं आपसे इसकी और बात करूँगा जब हम क्रोमोसोम में डीएनए के लेक्चर डिस्कस करेंगे, तो हम वहाँ इसकी थोड़ी सी और भी बात करेंगे ताकि आपको कुछ और चीज़ें और भी समझ में आ जाए। तो इसके साथ ही आज की ये मियोसिस की जो लेक्चर की सीरीज़ है हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब इस चैप्टर में मियोटिक एरर्स के और जो सेल डेथ के टॉपिक्स हैं उनकी फिर बात मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करूँगा। थैंक यू वेरी मच।